प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार स्वामी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, ई लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछली ई लेक्चर सीरीज़ में हमने इलेक्ट्रिकल हीटिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और उस इलेक्ट्रिकल हीटिंग चैप्टर में सबसे पहले हमने अध्ययन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग और उसके पश्चात हमने अध्ययन किया था एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, यानी कि विद्युत तापन के क्या प्रमुख फ़ायदे हैं। और उसके पश्चात हमने इसी चैप्टर में अध्ययन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग को किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग को हम क्लासीफाई करते हैं एज ए पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। फिर हमने पढ़ा था कि पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग को कैसे क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई इसको क्लासीफाई किया जाएगा इंडक्शन हीटिंग में, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो इसी क्रम में अब जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, जिसमें हमने क्लासीफाई किया था कि हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग को रेजिस्टेंस हीटिंग तथा आर्क हीटिंग के रूप में क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम जो है इसी संदर्भ में अध्ययन करेंगे प्रतिरोध तापन, यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग का। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, अध्ययन किया था कि प्रतिरोध तापन क्या होता है। प्रतिरोध तापन से तात्पर्य है कि जब विद्युत धारा को किसी प्रतिरोध से या किसी चालक से प्रवाहित किया जाता है, तो चूंकि वह चालक है उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है और उसका एक आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो उसमें बहने वाली धारा तथा उसमें उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसमें शक्ति हानियाँ होती हैं, जिसे हम I²R के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह शक्ति हानियाँ जो है कालांतर में ऊष्मा के रूप में उसमें प्रकट होती है और इसी ऊष्मा का उपयोग हम तापन के लिए कर सकते हैं। तो प्रतिरोध तापन में क्या होता है, हम किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। यह विद्युत धारा दिष्ट धारा भी हो सकती है और प्रत्यावर्ती धारा भी हो सकती है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के कारण उसमें बहने वाली धारा तथा उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसमें शक्ति हानियाँ I²R होती हैं और यही शक्ति हानियाँ ऊष्मा के रूप में उसमें प्रकट होती है और इसी ऊष्मा का उपयोग हम हीटिंग के रूप में करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन I²R इफेक्ट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए रेजिस्टेंस एलिमेंट, I²R losses take place which produce heat. देयर आर टू मेथड ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग के प्रमुख रूप से दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, ठीक है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिरोध तापन होता क्या है। प्रतिरोध तापन से तात्पर्य है कि जब किसी प्रतिरोध से धारा प्रवाहित की जाए तो धारा के प्रवाह के कारण तथा उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसमें विद्युत शक्ति हानियाँ होती हैं, जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती हैं। अब हम चूंकि हम इसका उपयोग तापन के रूप में कर रहे हैं, तो हम यह भी चाहेंगे कि इसमें जो ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वह अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा उसमें उत्पन्न हो। तो ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वो I²R इफेक्ट के कारण हो रही है, I²R हानियों के कारण हो रही है। तो अगर हम इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें बहने वाली धारा को बढ़ाना होगा। और इसमें बहने वाली धारा को बढ़ाने के लिए अगर हम उसका प्रतिरोध न्यून रखते हैं, निम्न रखते हैं, तो प्रतिरोध अगर कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा और अगर धारा का मान बढ़ता है तो शक्ति हानियों का मान उसके वर्ग के समानुपाती होगा। अर्थात अगर हम धारा 10 गुनी प्रवाहित करें तो उसमें शक्ति हानियाँ 100 गुनी होंगी। यानी कि अगर उसमें 3 एम्पियर धारा बह रही है तो पावर लॉसेज 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना होंगे। तो इस प्रकार अगर हम धारा का मान बढ़ाएं और प्रतिरोध का मान न्यून रखें
तो उसमें होने वाली शक्ति हानियाँ बढ़ेगी, जिससे कि उसमें ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग है, इस प्रतिरोध तापन को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन से क्या तात्पर्य है कि भाई प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन किसे कहते हैं? जैसा नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष प्रतिरोध, डायरेक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जिस चार्ज को गर्म किया जाना है, जिस चार्ज में ऊष्मा का उपयोग किया जाना है, जिसमें ऊष्मा का क्षय होना है, जिसमें ऊष्मा का उपयोग होना है, अगर वह चार्ज स्वयं प्रतिरोध का कार्य करे तो जो ऊष्मा जो उसमें उत्पन्न हो रही है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहलाएगी। यानी कि जो चार्ज हमारा जो है वो चार्ज स्वयं ही जो है लो रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का अगर कार्य करता है तो उसमें जो भी शक्ति हानियाँ होती हैं, उन शक्ति हानियों के कारण उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह कहलाएगी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। इन दिस मेथड मटेरियल और चार्ज to be heated is treated as a resistance and current is passed through it। इस प्रकार की विधि में जिस मटेरियल को अथवा चार्ज को गर्म किया जाना है वह प्रतिरोध का कार्य करता है और उसी में धारा प्रवाहित की जाती है। चार्ज में भी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। चार्ज जो है वो पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, स्मॉल सॉलिड पीसेज, छोटे टुकड़ों के रूप में हो सकता है, और लिक्विड के रूप में भी हो सकता है। द टू इलेक्ट्रोड आर इंसर्टेड इन द चार्ज। चार्ज के अंदर दो इलेक्ट्रोड को हम लटकाते हैं एंड दे आर कनेक्टेड आइदर एसी और डीसी सप्लाई, और उनको हम या तो एसी सप्लाई से जोड़ते हैं या फिर दिष्ट धारा सप्लाई से जोड़ते हैं। यदि हम एसी सप्लाई, सिंगल फेस एसी सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं या डीसी सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रोड ही पर्याप्त होंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। परंतु यदि हम 3 फेस एसी सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इस हीटिंग के पर्पज़ के लिए 3 इलेक्ट्रोड उसमें भेजने होंगे, ठीक है ना। व्हेन द चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेज, जब चार्ज जो है छोटे टुकड़ों के रूप में हो और उस चार्ज का प्रतिरोध भी कम हो, द पाउडर ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल इज स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस, तो उनके जो सतह है उसके ऊपर उच्च प्रतिरोधकता वाले पाउडर का छिड़काव करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि वो जो पीसेस हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल के बने हैं और कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में अगर हम सीधे दो इलेक्ट्रोड को लटकाते हैं तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी जो कि उपयुक्त नहीं है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए हम उच्च प्रतिरोधकता के पाउडर का उस पर छिड़काव करते हैं जिससे कि धारा नियंत्रित रहे। अब यहाँ पर हमने जो है ये जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है इसका एक एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक फर्नेस डिज़ाइन की है जिसे हम साल्ट बाथ फर्नेस भी कह सकते हैं। इस साल्ट बाथ फर्नेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कंटेनर है। उस कंटेनर में जो चार्ज जो है वो स्मॉल पीसेस के रूप में इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये स्मॉल पीसेस के रूप में लाल लाल से टुकड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चार्ज है जो कि स्मॉल पीसेस के रूप में इसमें विद्यमान है। यह चार्ज जो है वो लो रेजिस्टिव मटेरियल का है, इसका प्रतिरोधकता कम है। तो कम प्रतिरोधकता के कारण अब जो है इसमें 2 इलेक्ट्रोड हम लटकाते हैं और फिर उसको विद्युत सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो इसे दूर करने के लिए हम इसमें हाई रेजिस्टेंस का पाउडर इसमें छिड़काव करते हैं, जो आपकी उसको आप देख सकते हैं कि ऊपर एक लेयर आपको हाई रेजिस्टिव पाउडर की दिखाई दे रही है, जिससे कि इसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं रहती है। बाहर का जो आप जो फर्नेस का जो कंटेनर जो देख रहे हैं ये मेटल का बना हुआ हो सकता है और इसके बाहर और भीतर की दीवार के बीच की जो सतह है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है, ताकि अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसका क्षय नहीं हो, वो बाहर ना निकल सके। और अंदर चार्ज दिखाया गया है और
इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम 2 इलेक्ट्रोड को देते हैं। यह इलेक्ट्रिक सप्लाई डीसी हो सकती है या एसी हो सकती है। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड के बीच चार्ज के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चूंकि यह विद्युत धारा स्वयं चार्ज में से प्रवाहित हो रही है, स्वयं चार्ज में से धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें जो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो चार्ज में स्वयं उत्पन्न होती है, और इसीलिए हम इसे जो है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की संज्ञा देते हैं। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साल्ट बाथ फर्नेस जो है ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एक एग्जाम्पल है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, अप्रत्यक्ष विद्युत तापन। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस अप्रत्यक्ष विद्युत तापन में जो है हम पहले रेजिस्टेंस एलिमेंट या रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट में धारा प्रवाहित करते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें अगेन I2R लॉसेज होते हैं, जिससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह ऊष्मा फिर बाद में जो है रेडिएशन या कन्वेक्शन के द्वारा चार्ज तक पहुंचती है। रेडिएशन से, कन्वेक्शन से, या फिर रेडिएशन और कन्वेक्शन के कॉम्बिनेशन से चार्ज तक पहुंचती है, जिससे चार्ज में ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमारा चार्ज जो है वो गर्म हो जाता है। चार्ज हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है। द हीटिंग, इन दिस मेथड ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए रेजिस्टेंस एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक ओवन। इस मेथड में विद्युत धारा हम रेजिस्टेंस एलिमेंट से प्रवाहित करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक ओवन हो सकता है, इलेक्ट्रिक या ओवन में रखा होता है। हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनेट टू द I2R लॉसेज। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो I2R लॉसेज के समानुपाती होती है, यानी कि करंट के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। हीटिंग एलिमेंट, हीट सो प्रोड्यूस्ड इज डिलीवर्ड टू द चार्ज। इस प्रकार से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो चार्ज को स्थानांतरित होती है, रेडिएशन से या कन्वेक्शन से या दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से उसमें ऊष्मा पहुंचती है, और यह ऊष्मा पर्याप्त होती है जो भी हीट ट्रीटमेंट हमें चार्ज का करना है उसको करने के लिए। सम टाइम रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन ए सिलेंडर। कभी कभी रेजिस्टेंस को हम एक सिलेंडर के रूप में जो है के अंदर भी स्थापित करते हैं, विच इज सराउंडेड बाय द चार्ज। और इस सिलेंडर के चारों ओर चार्ज रखा जाता है। जैसा कि हम जो है आप देखते हैं, आपका जो इमर्शन जो हीटर होता है या जो आपका जो गीजर होता है उसमें ऐसा ही होता है। सिलेंडर के अंदर जो है हीटिंग एलिमेंट होता है और उस सिलेंडर के बाहर पानी जो है भरा होता है, जैकेट के बाहर जो पानी भरा होता है। ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस अरेंजमेंट से जो है समान तापन प्राप्त होता है और धीरे धीरे पानी जो है आपका गर्म होने लग जाता है। स्वतः ताप नियंत्रण भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इसमें बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। थर्मोस्टेट लगा करके भी हम टेम्परेचर का नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो है फिगर में हम देखेंगे कि कैसे जो है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, यह जो है इसे हम एक गीज़र भी समझ सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हीटिंग एलिमेंट रखा हुआ है, और ये सिलेंडर इस प्रकार का है कि ये जो है इसमें बाहर से सिलेंडर के अंदर जो है वो चार्ज प्रवेश नहीं कर सकता। ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो इस सिलेंडर के माध्यम से चार्ज तक पहुंचती है। चार्ज सिलेंडर के चारों ओर रहता है। ये चार्ज पानी भी हो सकता है या कोई और लिक्विड हो सकता है या कोई सॉलिड भी हो सकता है। ओवन में कुछ भी चार्ज रखा जा सकता है। तो यहाँ जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो रेडिएशन या कन्वेक्शन के द्वारा जो है चार्ज को स्थानांतरित होती है। चार्ज हमारा अच्छी प्रकार से गर्म हो जाता है और डिजायर्ड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, और तापमान का नियंत्रण बड़े ही सुगमता से इसमें किया जा सकता है। आप ये अंदर की साइड में देख रहे हैं, चार्ज जो है डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, और बाहर जो जैकेट जो दिखाई है वो जैकेट जो है वो अंदर मेटेलिक कंटेनर है, और इसके अंदर और बाहर की सतह के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ताकि अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वह बाहर ना निकल सके, जिससे कि इसकी दक्षता प्रभावित ना हो। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक
ओवन हो सकता है, गीज़र हो सकता है, और एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का। तो ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आज हमने अध्ययन किया। आशा है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।